हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द बॉक्स, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास और फिल्म्स की, उनके नैरेटिव्स की, उनकी थीम्स की और ऐसे बहुत से टॉपिक्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम मोमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बड़ा ही डिफरेंट तरह का फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं बियॉन्ड द बॉक्स का, क्योंकि यूजुअली हम विजुअल एसेस करते हैं और उसमें हम नैरेटर के तौर पे आ रहे होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि हम फेस टू फेस जो है या डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यस। तो मोमना, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो आज हम बेसिकली हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे गुजरा और हमने एक बड़े मजे की रील बनाई। उसमें हम रिसर्च कर रहे थे, अच्छा आजकल हमारे ड्रामाज में इन रिसेंट ईयर्स कुछ डिफरेंट लोकेशंस भी ट्राई कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंट जगहों की कहानियां सुना रहे हैं हमें। तो उस हिसाब से हमें लगा कि यार नहीं, दीज प्लेसेस हम लोग खुद भी नहीं पता था कि अच्छा इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, और स्पेशली आउट ऑफ पाकिस्तान जो लोग देख रहे हैं, दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड पाकिस्तान, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो थ्रू आवर ड्रामाज they're getting to know these beautiful locations and all। तो हमने सोचा कि यार सिंबलिज्म तो है इनका कहीं ना कहीं स्टोरीज में, हर जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हर स्टोरी में उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जिन ड्रामाज में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस वजह से वो ड्रामाज और जबरदस्त ड्रामाज बन जाते हैं। तो हमने सोचा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हमने कभी डिस्कशन सुनी नहीं है, तो लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। हाँ। तो बेसिकली अगर मैं टॉपिक को एक वन लाइनर दूं तो इट्स लाइक सिंबलिज्म ऑफ नेचर इन पाकिस्तान ड्रामास। हाँ, जबरदस्त। और मतलब वही वाली जैसे तुमने बात की ना कि हम लोग यूजुअली वही चार दीवारी में यूजुअली कहानियां देख रहे होते हैं, एक ड्राइंग रूम सेटिंग है और इसीलिए हाउस होल्ड के इर्द गिर्द ही कहानियां चल रही होती हैं और अब बड़ी आउटडोर लोकेशंस नजर आ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये देखनी है कि आया वो आउटडोर लोकेशन सिर्फ खूबसूरती ऐड कर रही है फ्रेम्स में, या उसमें बाकी नैरेटिव में या स्टोरी में भी कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जिस तरह के सिंबलिज्म तो ऑफ कोर्स हम देखते ही हैं स्टोरीज के अंदर, लेकिन आया फोर्स्ड है या वाकई एग्जिस्ट करता है स्टोरी में, ये देखना जो है इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक हम शुरू करते हैं अपने पहले ड्रामा से, जो कि है झोंक सरकार। तो अब जैसा आजकल जा रहा है, अभी रनिंग है झोंक सरकार और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली है कि जो स्टोरी है वो सेट हुई हुई है एक फिक्टिशियस सॉर्ट टाउन में, जो कि है झोंक सियाल। और उस टाउन की जो सबसे मतलब लैंडस्केप वाइज जो मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है वो है ही उसका सहरा, उसका डेजर्ट। और सिंस पूरे झोंक सरकार के ड्रामा की जो थीम है वो है ही लॉ वर्सेस इनजस्टिस, और वहाँ पे पूरा जागीर का सिस्टम है और बहुत अरसे से वहाँ पे लोगों पर जुल्म हो रहा है और जो लोग आवाज़ नहीं अपनी उठा पाते। और ये दिखाया जा रहा है कि उन सारे जो जुल्म है, जो सारे बेसिकली वो लोग क्राइम्स कमिट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के होते हैं या कोई भी उनके खिलाफ जाए और वो लोग जो हैं उनको मरवा देते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने वो बनाया हुआ है कि भी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से ठीक है दे कैन एस्केप टू अनदर टाउन, और उससे पहले एक सहरा है और वहां से वो भगवाना शुरू करते हैं मीगल साई अपने जो है जिन पे वो करना होता है, उन्होंने जिनको मारना होता है वहां से उनको भगवाना शुरू करते हैं और रास्ते में उनके कुत्ते उनको मार देते हैं और उनकी बॉडीज कहीं सहरा में ही छुप जाती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि स्टोरी में सहरा की क्या सिग्निफिकेंस है? तो बेसिकली यूजुअली इवन हॉलीवुड फिल्म्स में भी हम देखते हैं, स्पेशली जो स्पेगेटी वेस्टर्न जॉनरा होता है, वो काउबॉयज वाली फिल्म्स होती हैं, उसमें भी वो जो सारा टेक्सास का सारा उन जगहों के जो डेजर्ट्स हैं वो सारे होते हैं, तो वहाँ पे दैट हीट एंड दैट विल्डरनेस, तो उसका स्टोरी से ताल्लुक होता है कि अच्छा वहाँ पे अगर इतनी दिन दहाड़े भी डकैती हो जानी है तो वहाँ वो ट्रेन्स भी जा रही होती हैं, तो वहाँ सारे जो हमने 70s और 60s की फिल्म्स में देखा है। तो सिमिलरली सहरा होता है फॉर एक एग्जॉटिकनेस भी उसके साथ आती है कि अच्छा अगर कोई वहां से नहीं है तो उसको लगेगा अच्छा लैंड ऑफ द डेजर्ट, और उस तरह का एक बड़ा एग्जॉटिक भी बन जाता है। मगर जो क्राइम्स है वहां पे अगर कोई होते हैं तो वो छुप जाते हैं, वो रेत में ढक जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो इसी तरह झोंक सरकार में भी अब जितने भी लोगों को बेसिकली मीरन साई जो है वो मार देते हैं, उन लोगों की लाशें वहीं पे कहीं दब जाती हैं। ठीक है, फिर जो अभी रिसेंट एपिसोड में हमने देखा, जो एसीपी अरसलान की जो एक्स हैं वहाँ आती है, उनसे मिलने कहती हैं जी मैं यहाँ बेसिकली देखना चाहती हूँ झोंक सरकार का सारा झोंक सियाल का शहर कैसा है और सारा। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है सिवाय खंडरात के और बेसिकली टूटी फूटी इमारतों के। तो वो जो उन्होंने नक्शा पूरा बयान भी किया है, हमें दिख भी रहा है, उससे पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पे जो भी क्राइम्स हुए होंगे वो किसी को पता नहीं कभी चले। इवन एसीपी पे रेवलेशन हो रही है कि अच्छा यार यहाँ पे इतना क्राइम है, रात को ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं, दे नो देयर लैंड। ठीक है ना, वहां पे उनके पास रास्ते भी पता है, इवन इन सहराओं को पता है कि अच्छा हमने किस तरह से जहाँ पे नेविगेट करना है।
तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा बुना गया है। अब हाँ ये है कि बहुत ज्यादा इन योर फेस उनके मेटाफोर्स नहीं बताए जा रहे डायलॉग में कि जैसे सहरा की गर्मी में ये एंड वो वाली नॉनसेंस नहीं है, विच इज गुड, मतलब बहुत इन योर फेस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक हीट और एक वो जो गर्मी एंड एट द सेम टाइम वो जो एक सहरा की अपनी एक दहशत होती है, मुझे लगता है वो जो है ना वो झोंक सरकार के लैंडस्केप के थ्रू अच्छी तरीके से बताई। और आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरह का जरा लैंड है, एक तरह तो बैरन लैंड ही है, हाँ, राइट, वहाँ पे बहुत ज्यादा खेती भी नहीं है, यू कैन आल्सो सी कि हाँ उस इलाके में गुर्बत भी है, और जो एक अपर क्लास है यहाँ पे जो रह रही है, जो कि सारे जागीर है, वो लोग ज़्यादा ठाट से रह रहे हैं, उनकी बड़ी सी हवेली है, एंड दैट इज द बिगेस्ट लैंडमार्क दे हैव इन दैट एंटायर टाउन, राइट, और बाकी सारे कच्चे घर हैं और यू नो ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो वो जो झोंक सियाल का जो बेसिकली लोकेशन है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली? तो मतलब डेरा इस्माइल खान के इर्द गिर्द एक वो एरिया पड़ता है शोरकोट का, तो आई थिंक इन्होंने वही एरिया दिखाया है क्योंकि नेबरिंग टाउन वो कहते हैं कि शोरकोट है, तो आई थिंक वही रीजन है। लेकिन आई एम श्योर उसकी शूटिंग इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे की होगी, क्योंकि जो हवेली इन्होंने यूज किया है वो मेरे ख्याल से बहावलपुर में है। अच्छा, बहावलपुर। और जो क्योंकि आई थिंक वो दैट्स नूर महल ऑफ बहावलपुर, और फिर डेजर्ट एरिया इन्होंने प्रोबब्ली चोलिस्तान वाली कोई बेल्ट ली होगी या इस तरह की, और जो टाउन है वो बेसिकली वैसे तो डेरा इस्माइल खान के रीजन में पड़ता है। तो ये है कि हाँ वहाँ पे मुझे याद है पीरल साइन जो है उनका एक आता होता है ना कि मर्द तो बाहर गर्मी में तपिश में काम करता, तो औरतों को ठंडी हवेलियों में रहना होता है, तो एक तरह रेफरेंसिंग उन्होंने की हुई है कि आरामदेह जिंदगी उन लोगों की। और जो किसान है, अब वहाँ पे मुझे लगता है किसान नहीं मजदूर लोग रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी एक उन्होंने मुझे लगता है कि जो झोंक सरकार का ओवरऑल पैलेट है ना, इट शोज दैट यू नो डेजर्ट की एक जो दहशत है और जो हीट का आपको एहसास होना चाहिए ना, मुझे लगता है वो अच्छे से लैंडस्केप के थ्रू उन्होंने दिया। हाँ नहीं, वेरी वेल डन, एंड आई थिंक वो पूरे फिर मतलब कलर पैलेट में भी वो मतलब सैंडी सा और ऑरेंजेस और यू नो कोई भी आउट ऑफ प्लेस कलर नहीं है कि आपको अच्छे यार एक्सट्रीमली नियॉन्स आपको दिख रहे हैं या बहुत शार्प पिंक्स कहीं नजर आ जाते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री अर्दी टोन्स वार्म टोन्स ही इस्तेमाल की गई हैं, व्हिच एड्स टू द सिंबलिज्म एंड द स्टोरी लाइन, आई थिंक वेरी वेल। बिल्कुल, नहीं परफेक्ट। और आई थिंक अब इसके साथ ही हम बात करते हैं थोड़ी सी जन्नत से आगे के बारे में भी। हाँ, वो भी करंटली रनिंग ड्रामा है, तो उसमें मतलब हाँ उस तरह से वैसे वो भी घर के अंदर ही कहानी है, उसमें बहुत ज्यादा आउटडोर लोकेशंस नहीं है, मगर देयर इज वन ट्रिप दैट तबस्सुम एंड फारूक के कैरेक्टर का नाम है फारूक, एग्जैक्टली, तो तबस्सुम और फारूक जाते हैं बीच पे और वहाँ एक सैंड कासल बना रहे होते हैं, तो वो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग था कि दैट इज लाइक वन सिंबलिज्म जो हम देखते हैं कि अच्छा यू नो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ होम टुगेदर एंड दे सीइंग कैसे आए तो मतलब रेत का घर टूट जाएगा, और अब हमें स्टोरी में कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है कि प्रोबब्ली दे वोंट एंड अप टुगेदर, एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो एक अच्छा उन्होंने बीच में ऐड किया है जन्नत से आगे में उन्होंने एक बड़ा अच्छा उसको डाला है, एक तरह की फोरशैडोइंग भी हम कह सकते हैं उन्होंने इसके जरिए दी है। और सिमिलरली एक और सीन होता है इसमें फारूक जो होता है गोज ऑन द बीच, वहां पे वो उसको अपना बचपन तबस्सुम सा याद आ रहा था कि तुम जी मुझे डूबने से तुमने मुझे बचा लिया, एंड ही जस्ट स्टार्ट्स यू नो शाउटिंग तबस्सुम्स नेम, तो वो भी ये चीजें एक तरह से आपके स्क्रीन प्ले में एक कॉम्प्लेक्स आइडिया ना, आप सिंपली कोई रैंडम फ्लैशबैक भी दिखा सकते थे या सिंपल डायलॉग्स के जरिए भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को प्ले आउट किया, समंदर का सिग्निफिकेंस भी है कि अच्छा भाई कराची में तो है ही स्टोरी, मगर उन्होंने उसको बुना है अंदर, ठीक है, ऐसे रैंडमली डाल देंगे। अनफॉर्चुनेटली माय ड्रामास में क्या होता है ये चाहे ताल्लुक आपका कोई है नहीं है बीच से, आपने जाना है कराची बीच पे, तो आपने जाना है, ठीक है, डेटिंग स्पॉट में आपने करना है, किसी का दुख है तो आपने बीच पे ही जाकर कंटेम्पलेट करना है, ये नहीं कि आप कहीं और कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ओवर यूज भी बहुत ज्यादा है, बीच कराची बीच बहुत ओवर यूज है, लेकिन यहाँ मैंने उस चीज को माइंड नहीं किया, मुझे लगता है कि उसकी जो रेलेवेंस है ना, समंदर की लहरों की, मिट्टी के घरों की, वो रेत के घर की, उसकी रेलेवेंस है स्टोरी के अंदर, ऐसे कुछ रैंडम नहीं उन्होंने डाला। तो आई थिंक जन्नत से आगे हमें तो और भी बहुत सारी चीजों के सिंबलिज्म, तो आई थिंक आगे जो हम वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम प्रॉप्स की जब सिंबलिज्म की बात करें तो हम और भी बात करेंगे जन्नत से आगे के बारे में। इसी तरह सिमिलरली अगर बीचेस की मैं बात करूं तो एक और रिसेंट हाल ही में ड्रामा खत्म हुआ झूम, ठीक है, हमने उस पर बड़ी तफसील से अपने कट टू कट में उस पर बात की थी। तो अब झूम जो है ना उसका तो सारा तुम्हें पता है मार्केटिंग ही इस चीज पे हुई थी कि अच्छा जी कोई बहुत ही जबरदस्त हॉक्स बे के नाम से उन्होंने बीच ले ली है, और हमने जब देखा तो अदनान बुखारी ने उसको कैप्चर भी बहुत अच्छे तरीके से किया, डीओपी है झूम के। तो हमने मुलाकातें नाम का एक पोएट्री सुना, उसमें जो पीछे सारी उन्होंने शेरो शायरी की हुई है, उसमें समंदर की आई थिंक जिक्र है, पानी का जिक्र भी उसके अंदर किया गया है, मिलना बिछड़ना जुदा होना एंड ऑल, ठीक है, वो सारा सैंडी बीच के ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बना दिए, लड़के ने भी व्हाइट एंड ब्लूज में पहना हुआ, लड़की ने भी। अब लेकिन
थ्रू आउट द ड्रामा ना उन्होंने बहुत रेफरेंसिंग की ही नहीं है कि अच्छा बस देयर इज अ बीच, क्योंकि आर्यन का वहाँ पे बीच हाउस है, ठीक है, उस समंदर के पास रहता है, मगर उसके अलावा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है समंदर की, एक्सेप्ट फॉर आपका कलर पैलेट ब्लू है। हाँ, मतलब एक दो जगहों पे जिस तरह स्पेशली जो वो सीन है जब मरियम और आर्यन जब बिछड़े होते हैं, जब वो शेरी की जो है 3 छतें आ जाती हैं, हाँ जी, तो उस पॉइंट पे व्हेन दे आर पार्टिंग वेज, वहां पर एक सीन होता है जब वो कह रहा होता है कि मैं रोज ढलते सूरज के साथ जो है तुम्हें याद करूंगा, और तुम भी जो है उसको रोज सूरज को देखना। ठीक है, आई नो तुम क्यों हंस रही हो, बिकॉज तुम्हें एक रेफरेंस याद आ गया होगा यहाँ पे। जी हाँ, मुझे याद आ गया है। मतलब मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ठीक है, अच्छी बात है कि दे एडेड दिस थिंग कि अच्छा उन्होंने डायलॉग्स के जरिए यू नो उसके अंदर बोला, लेकिन अदरवाइज और कोई डायलॉग नहीं है जिसके अंदर आपने समंदर की लहरें या आपने ढलता सूरज उगता सूरज कोई इट वाज स्टिल एटलीस्ट बेटर देन प्रेमगन। ठीक है, प्रेमगन को कोई बीट कर सकता तो नहीं नहीं, वो तो ऑस्कर लेवल मूवी है, उसके बारे में कैसे, मैं कहती हूं सिंबलिज्म खत्म उस फिल्म में, हाँ। ठीक है ना, एक हम जरा रेफरेंस तो चलाएं यहां पे। बिल्कुल। मेरा नाम सूरज है। मुझे सपना कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। वैसे सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है, और मेरी कोशिश होगी कि वो शाम होने से पहले ही कहीं बादलों की ओट में खो जाए। तो आसमान का सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। गोल्ड रेफरेंस के अंदर जिस ढलता सूरज, जब उन्होंने इतना ज्यादा उसको इस्तेमाल किया, तो ये भी मैंने पढ़ा था कि सिंबलिज्म जो है ना वो इतना इन योर फेस नहीं होना चाहिए कि जब हर डायलॉग में या अपने कैरेक्टर्स के नाम अगर रख दिए हैं यू नो इसी तरह किसी नेचर की किसी फिनोमेना पे, तो हर चीज में आप घुसाएं, ठीक है, इतना इन योर फेस ना, बट एट द सेम टाइम ना ऐसा भी होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार ऑडियंस ने खुद ही अंदाजा लगाना तो वो लगा ले, क्योंकि सिंबलिज्म था कि नहीं था। मैं सोच रही थी अच्छा हाँ झूमे था, क्योंकि जितना ओशन होता है, ठीक है, वो एक तरह से आपके डीप इमोशंस, हाँ, हर तरह के, इवन एंगर भी, आपकी सैडनेस भी, उसकी डेप्थ को सिंबलाइज करता है ओशन, ठीक है। इसी तरह जो सनसेट होता है, हाँ, सनसेट एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ कोई चीज इख्तिताम को जा रही है, फिर उसके बाद रात आनी है, रात के बाद जिस सनराइज को हमेशा एक नई शुरुआत की तरह डील करते हैं, बट एट द सेम टाइम सनसेट को रोमांटिक भी एक एंगल दिया जाता है, लोग सनसेट देखने जाते हैं यूजुअली, ठीक है, तो वो चलो ठीक है उन्होंने इस मोमेंट पे उन्होंने डाला विच इज गुड, ठीक है, मगर मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये लोग ना इस रेफरेंस को ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली जब आर्यन वहाँ पे कंटेम्पलेट करने के लिए जाता है, उस चीज को उन्होंने सिवाय मुझे ऐसा लगता है ब्यूटीफाई करने के ना लोकेशंस को कुछ खास रोल अदा नहीं किया उस चीज ने। जबकि वही वाली बात है ना कि अगर आपने लेट्स से मेल कैरेक्टर जो आपका है हीरो जो है इस कहानी का, उसका ये है कि ठीक है वो अपने हैप्पी मोमेंट्स में अपने सैड मोमेंट्स में हमेशा ही इज बाय द सी, मगर फिर आपने सेम चीज ये दिखाई है कि उसके खिलाफ स्कीमिंग भी हो रही है, जब वो भी सी पे ही हो रही है, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन आई थिंक हाँ जैसा मतलब ऑब्वियसली इस कहानी के थ्रू डिप्रेशन की थीम को भी उन्होंने दिया था कि यू नो उसके एक, और सौरव का भी जैसा कलर ब्लू है कि ज़ाहिर उसका एक पास्ट रहा है एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हाँ मतलब इट वाज देयर, मगर आई थिंक और अच्छा बता रही ना कि इतना फिर आई थिंक गुम हो गया था स्टोरी के अंदर कि वो हमें ऑडियंस हम लोग जैसा खुद ही सोच रहे हैं कि अच्छा शायद ऐसा हो, लेकिन उसको रेफरेंस अगर ज्यादा कर देते ना, जैसे स्प्रिंकल करके कर देते, तो स्क्रीन प्ले में और वो जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है ना उसको और वो कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, इतनी डेप्थ है स्टोरी के अंदर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। तो आई थिंक अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बेसिकली कुछ शहजाद कश्मीरी के ड्रामास पे। तो आई थिंक शहजाद कश्मीरी का एक मतलब जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि वो पहले सिनेमाटोग्राफर थे और फिर वहाँ से उन्होंने आगे जो है अपना डायरेक्शन अब जैसा उन्होंने शुरू की, राइट। तो मैंने अक्सर देखा है कि वो ना नेचर को ना बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर कर रहे होते हैं और उनके ना कहानियों में नेचर का एक एलिमेंट होता है, राइट। अब जिस तरह से हम लोग ज़ाहिर अभी नींद देख रहे हैं, फिर सीधा नौरोज है, वो भी हम देख रहे हैं। अभी पहले हमने परिजा देखा विच इज अगेन लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल ड्रामा इन एवरीवेयर, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ें डाली, राइट। तो आई थिंक बारी बारी जिस तरह मैं बात अगर करूँ, पहले हम नीम से आई थिंक शुरू करते हैं। तो नीम के मतलब आपको जब ड्रामा स्टार्ट होता है तभी ज़ाहिर वो जिस टाउन में बेस्ड है, अगेन आई थिंक इट्स लाइक फिक्शनल काइंड ऑफ अ टाउन, मगर आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ का यू नो एक सिस्टम है जहाँ पे एक फैमिली है और एक सर्टन लोग हैं जो कि पूरे टाउन को रूल कर रहे हैं, राइट। और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी बेसिकली जो ज़मीनें हैं वो उनकी अपनी भी नहीं है, right, and they're living basically over there just serving the you know other group of people. तो उसके अंदर जो उनके लीडर हैं जो कि बाबा जान हैं वहाँ के, और वो करामत खान के जो अबू हैं वाइफ का जो कैरेक्टर है, तो वो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है जो कि रिकरिंग शॉट है कि वो एक क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही ऊंची पीक है, वहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट। और वहाँ से वो बेसिकली पूरे टाउन को देख सकते हैं, पूरी वैली को देख सकते हैं। देयर इज आल्सो रोड गोइंग जहाँ से मतलब रास्ता है उनके टाउन का।
तो वहाँ पे वो खड़े अक्सर कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों को देख रहे होते हैं, और वहीं से मतलब वही बात है कि उनकी मौत भी होती है, बिकॉज वहीं पे उनके जो बेटे हैं करामत खान, स्पॉइलर अलर्ट। हाँ मतलब, लेकिन ये शुरू में ही हो गया था, तो आई एम श्योर जिन्होंने अभी तक देखना होगा वो देख चुके होंगे, मगर हाँ भी अगर किसी ने नहीं देखा तो स्पॉइलर आपको मिल गया। लेकिन इसी तरह उनकी जो है मौत भी होती है उसी जगह से, राइट। अब उसकी फोर शैडोइंग आप पहले से देख लेते हो कि ये होनी है इस जगह पे। वो कैसे है कि वहीं पे खड़े उनका एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट अपने बेटे के साथ जो होता है वो ये होता है कि हम यहाँ से खड़े सबको देख सकते हैं, राइट, मगर ये लोग हमें नहीं देख सकते, राइट। तो सिमिलर जो ऊपर बैठा है वो हमें देख रहा है, राइट, और वो हम उनको नहीं देख सकते। तो उन्होंने जो आपको सस्टेनेंस देनी है, जो रिस्क देना है, आपको मिल के रहना है। तो बेसिकली सारी जो उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसी बारे में होता है ना, कि वो अपनी जमीनें लोगों को देना चाहते होते हैं, उनको उनका हक देना चाहते होते हैं, और करामत खान चाहता है कि नहीं, जिस तरह चलता आ रहा है ये मेरा राइट है और मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, राइट। तो वो बेसिकली सारी उसके ऊपर एक तकरार उनकी चल रही होती है। तो वहां पे आपको रियलाइज होता है कि जो हायर पोजीशन दी है, यहाँ पे खड़े हो जो सबको देख रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिंबॉलिक टू जिस तरह से अल्लाह ऊपर से सबको देख रहा है, हाँ, राइट। वो एक उन्होंने किसी माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ, एक उन्होंने शॉट लिया ना लोकेशन के, अच्छा उस चीज को सिंबलाइज भी वो माउंटेन्स करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैन वर्सेस नेचर, मैन हाँ। वर्सेस वाइल्ड वाली थीम नीम के एटलीस्ट शुरू वाले किस्से हमने जो देखी उसमें थी। वो हम जब आर्ट की सिंबलिज्म ड्रामाज में, हमारी अपकमिंग वीडियो है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। मगर ये वाली थीम है कि करामत खान के पास वो एक जर्मन शेफर्ड भी उन्होंने रखा हुआ, हाँ। कुत्ते को वो बिस्किट डाल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को सिंबलाइज करना कि उसकी नजर में इंसानों की जो है हैसियत वो एक कुत्ते के बराबर ही है, ठीक है ना, कि हाँ भाई मैं इसको बिस्किट डाल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर, लेकिन जब उनको वो पैनिक अटैक आता है व्हेन ही इज रिग्रेटिंग कि अच्छा मैंने अपने बाप को धक्का दे दिया, तो वो किसी तरह भी डायरेक्शन कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने बारिश का इस्तेमाल किया, उसके अंदर दैनिक नेचर को इस्तेमाल किया, और फिर वो सारे रेंगते रेंगते वहां पे एक, आई थिंक या तो उस कुत्ते का ही पानी का बोल था, आई एम अज्यूमिंग, या वो कोई बर्ड फीड टाइप चीज थी, उसके अंदर जो पानी था उससे ही उसने वो पानी पिया। तो बेसिकली वो सिंबलाइज यही करना चाह रहे थे ना कि भाई उसको लगता है कि आई एम अबव एवरीवन, मगर जो खुदा है उसकी नजर में तुम्हारी हैसियत भी एक, कहते हैं ना, महज एक जानवर जितनी ही है। ऐसे ही है। तो ये नेचर का जो इस्तेमाल किया मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट था। इवन जब हमने तब भी देखा था बहुत मैस्मराइज हुए थे इस चीज से कि यार अच्छा, बहुत रेयर होता है कि स्टोरीज में ना इन चीजों को इस तरह से इंकॉर्पोरेट किया जाए। तो आई थिंक नीम ने वो जो आई थिंक शुरू की 3-4 किस्तें थी उसमें बहुत अच्छा इंकॉर्पोरेट किया नेचर की थीम को। हाँ डेफिनेटली। और इसी तरह मतलब अभी हम जैसे नौरोज देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी मावरा का ड्रामा है, राइट। तो उसके अंदर भी हम लोग ये देखते हैं, मतलब आपका ओपनिंग ही ड्रामे की इस तरह होती है कि अच्छा एक चेम्बर है, राइट, एक बेसमेंट है, और वहाँ पे एक बच्ची है और उसको जो है उसके फादर सारी स्टोरी सुना रहे हैं कि जी हम 2050 में रहते हैं, राइट, हाँ 2050 पे रहते हैं, और जी दुनिया से बेसिकली सब साफ हवा नहीं है, लोग बाहर सांस नहीं ले सकते, लोग जो है मर जाते हैं जब वो बाहर सांस लेते हैं, हम जी मास्क लगा के बाहर जाते हैं एंड ऑल दैट। तो उनको पूरी एक वो कहानी बन रहे होते हैं कि हमें जो इस बेसमेंट में रहना है जब तक कि जो है ना तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम जो है बाहर जा पाओगी, तुम्हें तब तुम मास्क लगा के बाहर जा सकती हो, राइट। बच्चे जो है उनके लिए सेफ नहीं है बाहर, और ये सारी कहानी चल रही होती है, और आप कहते हो यार वाकई क्या हम एक डिस्टोपियन सी कहानी देख रहे हैं। मगर देन आप देखते हो एक जो एरियल शॉट आता है और उसमें देखते हो उस घर के ग्रीनरी लश ग्रीन है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एज इफ आप जन्नत में हो, राइट। तो जितनी डिस्टोपिया से यूटोपिया की तरफ जो उन्होंने स्विच मारा था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ना वो अच्छा सिर्फ शूट हुआ था, बल्कि क्योंकि हम स्टोरी में इतने इन्वेस्ट हुए थे ना, उससे पहले हमने लैंडस्केप का कोई शॉट देखा नहीं है। तो वो जिस तरह से उन्होंने स्विच मारा ना उसके बाद, अच्छा बरक्स उसके दिखाया कि नहीं भाई इर्द गिर्द तो ग्रीनरी है, आई थिंक वो कश्मीर में ही है क्या शूट हुआ है, तो वो बहुत जबरदस्त था। और हमने कहा हमें ऐसा लगता है कि टिल डेट हमने इससे अच्छा ओपनिंग शॉट किसी ड्रामा का नहीं देखा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा उसमें इस्तेमाल किया गया, और आई होप कि जैसा वाटर क्राइसिस पे भी रिश्तीना डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे, तो उसमें भी हमें नेचर की कुछ सिंबलिज्म शायद देखने को मिलेगी, होप बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि वही जिससे हम बात करें, हम कश्मीर वाले सेटअप में ही है तो हम परिजात को कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आइकॉनिक ड्रामा इन आई थिंक एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट उसमें। और उसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ऑब्वियसली ड्रामा अपने ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ पहुंचता है तो हम देखते हैं कि परिजात जो है अपना सब कुछ छोड़ के ही गोज टू कश्मीर, और वहाँ पे वो एक स्कूल में पढ़ाने लग जाता है बच्चों को, और वहाँ पे सब तो उसकी मतलब उस पॉइंट पर जो कैरेक्टर आर्क भी अगर हम परिजात की देखें तो उस पॉइंट तक ही इज कम्प्लीटली लाइक ठीक है, उसकी जो मतलब ड्यूटीज थी उसने अपने मालिक से वादे किए थे, सब चीजें की थी, उसने पूरे कर दिए, जिनके साथ उसका लूज थ्रेड जुड़ा था, चाहे घर वाले थे, चाहे उसकी डिफरेंट जो खवातीन उसकी जिंदगी में आती हैं उनके साथ उसका जो जुड़ा था, वो सब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके कहानियां अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती हैं।
एंड ही इज फीलिंग कि हाँ ठीक है यार, बस अब मैं क्या करूँ, और ही जस्ट गोज देयर और कहता है बस मैं यहीं पे जो है अपनी जिंदगी बसर करूंगा। कहीं ना कहीं उसे लगने लग जाता है कि एनी उसको पसंद करी, एनी इज लाइक नहीं, वो उसका जो एक सेल्फ एस्टीम होता है कि मैं इश्यूज होते हैं उसके कि नहीं मैं तो इस काबिल नहीं हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वो चला जाता है बेसिकली पहाड़ों अब ये कह सकते हो ना कि जब उसका वो बेसिकली वो माउंटेन्स में जाने लगता है तो उसके हाँ। बहुत बैगेज होता है में। परिवार बिल्कुल के साथ, हाँ हाँ हर तरह का आप कह सकते हो, हाँ। ठीक है। अब वो बेसिकली खुद भी गुम हो जाना चाहता होता है कि जैसे आई वांट टू बी समवेयर वेयर नोबडी नोज मी, ठीक है ना, जहाँ पे आई कैन जस्ट बी अ नोबडी, ठीक है ना, वो उन माउंटेन्स में गुम हो जाना चाहता है। अब जो बेस्ट बात ये है ना वो ये है कि माउंटेन्स को जब वो इवन इंट्रोड्यूस खुद भी परिवार के साथ साथ हम भी उस लैंडस्केप से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। वो वहां पे आप इतने लाइक ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है, खूबसूरती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वाकई इन चीजों के सामने हम तो बिल्कुल छोटे से हैं, ठीक है। तो उसके पीछे अगर वो चाहते तो सिंपली ओएसटी भी लगा सकते थे परिजात का अपना, या कुछ नहीं तो सिंपली को म्यूजिक लगा सकते थे, सिंपल डायलॉग भी हो सकते थे। मगर उन्होंने जो पोएट्री लिखी है ना, और उसके अंदर सारा उन्होंने माउंटेन्स का अंदर जिक्र किया है उस पोएट्री के अंदर। सुना है जहाँ बर्फ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं, हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। That is what makes परिजात the drama it is, बिल्कुल ठीक हाँ। है। और इस तरह की कहते हैं ना लिखाई भी और इस तरह से इवन ये एग्जीक्यूट भी हुआ बहुत कम ड्रामास में बहुत कम होता है। हाँ, मतलब उसमें इतनी खूबसूरत इस तरह की बातें होती है ना कि जिस तरह मुझे थोड़ा सा याद है कि बर्फ के बारे में वही कहता है ना कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां पे मतलब जो है रोशनी में भी बेसिकली अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सब चीजें रात जल्दी हो जाती है जैसा सर्दियों में। और फिर उसके बाद वो कहता है ना कि ये जो पगडंडियां हैं बेसिकली जो ट्रेल्स हैं ये मुझे किसी मतलब पहाड़ की तरफ लेके जाती है। तो मतलब इट्स ऑल्सो कि नेचर की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ना कि इंसान ज़ाहिर पहाड़ों में जाता है जब एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाता है और वहां जाके बस अपने आप को खो देने का ही उसका अगर इंटेंशन भी हो तो हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म यू, हाउ इट कैन ग्रो यू एज अ पर्सन। तो आई थिंक वो सारी चीजें उसके नैरेटिव में बहुत खूबसूरती से डाली गई और फिर किस तरह से वहां पे रहते हुए उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है, बिल्कुल कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इन लोग मतलब अपने जैसे कितने मेरे, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही डिफरेंट तरह के हाउस होल्ड से आया होता है, वहीं पे भी बच्चे जो होते हैं ज़ाहिर है वो उसी तरह के हाउस होल्ड से ही ऑलमोस्ट बिलोंग करते होते हैं, तो वो किस तरह से उनको एक बेस लाइन देता है कि ऐसा इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो परिजात में अब जिस तरह वही है ना कि एंड वाला जो सीन होता है उसमें एनी का कैरेक्टर भी है उसमें। अब एनी ने येलो कलर का बड़ा एक प्यारा कार्नेशन येलो टाइप उसने ड्रेस पहना होता है, अब वो किसी भी रंग का उसको पहना सकते थे, ठीक है। तो वो शी स्टैंडिंग आउट लाइक सम रे ऑफ होप इन दोज वाइट स्नोई माउंटेन्स सारा। तो वो भी एक तरह का सिंबलिज्म, हम कलर्स के सिंबलिज्म की जब बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आप ऐड करती हैं ना सिर्फ विजुअल इंटरेस्ट में बल्कि वो जो कैरेक्टर फील कर रहा है या वहां पे जो आप कॉम्प्लेक्स एक आइडिया बताना चाह रहे हो, सिंपली थ्रू कलर, सिंपली थ्रू द बैकग्राउंड यू आर यूजिंग, जहाँ पे वो कैरेक्टर जिस पोजीशन पे भी इवन खड़ा है, हर ये छोटी छोटी चीजें ऐड होती हैं। बिल्कुल। और जिन ड्रामास में इंकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे हम अभी करंटली परिजात की बात कर रहे हैं, अभी हमने और भी ड्रामास बात की है, तो ये क्राइम डाला क्राइम एवी तो नहीं है ना ये ड्रामा, बिल्कुल हाँ ठीक है। सिमिलरली आई थिंक एक और भी ड्रामा है रकीब से हाँ। अब रकीब से 2 साल पहले आई थिंक 2021 में वो आया था, इट्स आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास वी हैव सीन फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसके अंदर भी एक रिवर रावी के साथ एक सिंबलिज्म है ना उसमें। एग्जैक्टली। अब उसके अंदर भी यूजुअली ज्यादातर वो बारिश स्टूडियोज में ही शूट हुआ है, जो लाहौर में ही हमारे वहाँ शूट हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज अ सीन जहाँ पे मकसूद साहब और जो अमीरा है जो इकरा अजीज का कैरेक्टर होता है वो जाते हैं रिवर रावी पे, राइट। उसने बड़ी जिद करके वो मकसूद साहब को रिवर रावी पे लेके जाती है एंड दे हैव फन बोट राइड और ये करके। हम ज्यादा नहीं देखते वो सीन बस, लेकिन फिर उस पर आगे जो सीन आता है उसमें ये दिखाते हैं कि अमीरा जो है वो शावर लेके बाहर आती है, उसके बाल गीले हैं, वो सकीना को जो कि हदीका कैनी का कैरेक्टर उनको बता रही होती है कि हाँ बहुत रेत थी वहां पर, मेरे बालों में भी रेत चलेगी, कपड़ों में भी, और मतलब जूतों में भी, छली मैंने खाई उसमें भी रेत थी और ये था वो था। तो जी देखें मुझे मकसूद साहब ने नए जूते दिलाए हैं क्योंकि मेरे जूते खराब हो गए थे और कितनी प्यारी है, और मतलब इस तरह वो सारा बता रही होती है। देन शी सेज कि हाँ मैं चाहती हूँ कि वक्त ही रुक जाए और मैं हूँ और मकसूद साहब हूँ, तो उसको एक थप्पड़ पड़ जाता है सकीना से, राइट। और इसी तरह फिर दिखाते हैं दूसरा सीन के जब हाजरा उनके कपड़े समेट रही होती है, मकसूद साहब भी शावर लेके बाहर आते हैं, राइट। तो उनके जूते भी वो देखती कि उन पे रेत है, वो कहते हैं आप रेत कहाँ से, वो कहते हैं हाँ मैं उसको लेके रिवर रावी पे गया था। तो एक तरह वो चीज दिखाई गई है कि हाँ ठीक है, मतलब एक जगह पे वो गए हैं वहां से जो वो रेत अपने साथ लेकर आए हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ दे हैव मेड मेमोरीज टुगेदर, राइट। और मतलब जिस तरह स्पेशली अमीरा का जो कैरेक्टर है उसका यही है कि हाँ मतलब मकसूद साहब से उसने मेमोरीज बनाई होंगी। अब तक उसका सब ये था कि सब कहानियां वो सकीना और मकसूद साहब की सुनती आई थी, मगर कोई कहानी उसकी और मकसूद साहब की नहीं थी, राइट। सो दैट रेत एज वेल
symbolizes कि हाँ भी what she has brought with her, right, हाँ. in that entire moment. और मतलब जैसा भी हाजरा भी कहती ना कि अच्छा भाई मुझसे पूछ रही थी तो मैंने उससे कहा कि मैंने भी बस टीवी पे ही देखा है, यानी कि उसने इवन शी डिड नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस विद मकसूद साहब बट अमीरा डज, राइट. और ये चीज़ आप वो रेत के थ्रू वो चीज़ देखते हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं एक इंटरव्यू पढ़ी थी बीगुल का जो राइटर है रकीब से की, और उसमें जो ये पूछा गया उनसे कि हाँ मतलब रिवर रावी की, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया जो इंटरव्यू ले रही थी कि जो बैरननेस, क्योंकि रिवर रावी काफ़ी हद तक ड्राई भी हो रहा है, कोर्स पे अपना ज़्यादा बदलता रहता है एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इसकी ड्राइनेस है ना दैट सिंबलाइजेस द सिचुएशन ऑफ द मैरिज बिटवीन मकसूद साहब एंड हाजरा, कि उनकी जिंदगी में भी जैसा एक इनफर्टिलिटी है, यू नो मतलब बैरननेस है, तो कहीं ना कहीं उसको सिंबलाइज करता है. तो उस पर रिस्पॉन्स में बीगुल ने ये बात कही थी कि मैं एक्चुअली चाहती थी कि ये अगर स्टोरी मतलब जब लिखी गई तो मुझे लगा कराची में शूट होगी, मोस्टली ड्रामाज हमारे कराची में शूट होते हैं, तो ये जो सीन था ये समंदर पे होना था, राइट, बिकॉज समंदर ऑफ कोर्स इज लाइक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कराची, राइट. तो वहाँ वो जाते हैं. अगेन मैं समंदर की बात करूंगी, वहाँ हाँ. पे पर्पस है स्टोरी में. बिल्कुल. अच्छा यार कराची में क्योंकि सिर्फ सेटअप है तो उन्होंने अच्छा इस्तेमाल करना था इस पूरे थीम का. हाँ. लेकिन चलो वो अगर लाहौर में शिफ्ट हो गई सारी सेटिंग, उन्होंने रिवर रावी को इस्तेमाल किया. मुझे खुशी हुई कि उन्होंने उस चीज को डिस्कार्ड नहीं कर दिया. हाँ. सडनली अब तो क्योंकि रेत की बात उन्होंने ज़ाहिर है समंदर के हिसाब से भी करनी थी और यहाँ पे रिवर रावी के हिसाब से. अच्छा है, मुझे लगता है कि अदरवाइज मेरे एटलीस्ट दिमाग में नहीं आ रहा कि वो लोग इतना क्रिएटिवली और किस तरह से ये चीज दिखा सकते थे. वो जरिया कहते हैं ना कोई और तरीके से भी हो सकता था कि हाँ अच्छा हम गए, हमने टाइम स्पेंड किया ना. लेकिन वो जो रेत वाला सिंबलिज्म डाला है ना इन्होंने, उस वजह से कहते हैं एक और लेयर ऐड हो जाती है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हाँ व्हाट डज दिस सैंड सिंबलाइज. और उनका जो टाइम भी स्पेंड किया रिवर रावी में. अब हाजरा ने कहा कि मैंने नहीं किया है, कभी किसी ने भी नहीं किया मकसूद साहब. तो मकसूद साहब के लिए इट्स द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने इस तरह का डे स्पेंड एक लड़की के साथ पहली दफा कहीं. हाँ, क्योंकि मकसूद साहब को भी बेसिकली वो बहुत जिद करके लेके जाती है. वो कॉन्स्टेंटली कह रहे होते हैं कि नहीं तुम घर चलो, तो मतलब वो दिखाया गया कि ही इज आल्सो वेरी रिलक्टेंट पर्सन, राइट, अपने अब एटलीस्ट जो जिंदगी वो गुजार रहे थे. तो नहीं बहुत इंटरेस्टिंग था. रकीब से में भी आई थिंक ऑफ कोर्स मोस्टली हम उसको घर की सेटिंग में देखते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया इट वाज वेरी सीमलेस, तो अच्छा ही लगता है आपको ये देख के. तो आई थिंक इसके साथ हमने मेजॉरिटी उन ड्रामास की बात कर ली है जहाँ पे हमने देखा है कि नेचर को एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किया. हाँ, एक जो मैं बात करना चाहती हूँ वो कमली के बारे में. अब आई नो वो ड्रामा नहीं है, वो फिल्म है, लेकिन हाउ कैन आई नॉट टॉक अबाउट कमली. आई मीन एक तो इतनी खूबसूरत फिल्म है, राइट, और उसके अंदर भी जो एक लैंडस्केप है ना उस कहानी का, वो अपने आप में एक कैरेक्टर, राइट, और उसको इतने अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया हुआ स्टोरी के अंदर कि एक चीज वो सिंबलाइज करती है, जो कि वो उसमें जो सभा का कैरेक्टर होता है ना, शी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, राइट. अब जिसमें दिखाया जाता है कि एक मोर का पर होता है, राइट, और उसको वो चेस करते करते जाती है और एक तालाब सा दिखाया गया है और वहां पर वो गिर जाता है पर, तो उसको उठाने के लिए जाती है तो वो पानी में गिर जाती है, राइट. अब उसको स्विमिंग नहीं आती, राइट. अब हिना का कैरेक्टर दिखाया ही इस तरह जाता है कि एक बड़े घुटे हुए माहौल में रहती है. उसकी जो नंद होती हैं, सानी का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होती है, राइट, और उसकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं है, उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ पे है, एंड शी इज लिविंग इन दैट मैरिज विदाउट अ हस्बैंड बेसिकली, राइट. तो किस तरह से उसके जज्बात और उसकी हर चीज वो पानी के अंदर फ्री फ्लो कर रही होती है. उसको डेंजर भी है क्योंकि उसको स्विम करना नहीं आता, शी कैन डाई बेसिकली, लेकिन गेट और साथ में जो गाना प्ले हो रहा था पानी, विच इज लाइक अमेजिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, राइट. उसके लिरिक्स भी इसी तरह फ्लो कर रहे होते हैं कि इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल टेरिटरी, राइट. शी डजंट नो वेयर इट्स गोना लीड हर टू, राइट. और फिर वहीं पे एक स्ट्रेंजर आके उसको बचाता है, राइट, एंड शी फर्स्ट गेट्स टू सी हिम, और वो सारा जो इंटरेक्शन होता है. तो आई थिंक मतलब वो जो वाटर बॉडी की एक इतनी खूबसूरत है तो फील है, बिकॉज वो एक वाटरफॉल से एक तालाब बना होता है, उसके भी ग्रीनरी है, सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर इन सम वही जन्नत जैसी कोई जगह में आप हो. और वहां पे शी मीट्स दिस who is he, मतलब वो वाला एक जो सारा था almost like Adam and Eve meeting probably इस तरह का होता है. से नरेट भी कर रही हूँ मैं, तो मैं जो एटलीस्ट सिंबलिज्म जो बना रही हूँ कि एक तरह का लगून ही कह सकते हैं ना उसको. बिल्कुल. तो जैसा लगून्स में अक्सर होता है हाँ जी आपको कोई मरमेड मिल गई, सब पीटर पैन में भी उसको मरमेड्स मिलती है, वो एक मरमेड भी जिस तरह से एक मिस्टीक का है, तो वो लड़का एक तरह का मरमैन ही समझ लो, ठीक है ना. तो मतलब मैं अपने से ही बना रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक सिंबलिज्म है उसके अंदर. बिल्कुल एक तरह की आप कह सकते हो मिस्टीक का एलिमेंट उसके साथ एसोसिएटेड तो है. बिल्कुल. तो अब जैसा वो अमलताज का जो फूल है, ठीक है, उसका इतना सिग्निफिकेंस है. इवन वो जो पोस्टर्स हैं कमली के उसके अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है, और वो जो शाखें भी हैं उस दरख्त की, वो उन्होंने प्रॉपर एक इस्तेमाल किया. तो
इट्स नॉट हिडन, इट्स क्लियरली देयर कि अच्छा यार इसका कोई प्रॉपर सिंबलिज्म होगा। लेकिन एक दफा भी, एटलीस्ट आई डोंट रिमेम्बर, एक दफा भी उसको कहीं डायलॉग्स में ना कहीं बोला नहीं हाँ, गया। आई थिंक देयर इज जस्ट वन पोएट्री जिसके अंदर वो चीज इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके अलावा मतलब लेकिन ये भी होता है कि जो कैरेक्टर वो जो बंदे का होता है उसका हाँ। नाम भी मुमताज ही होता है, राइट? Right, तो उस तरह से right. भी वो एक चीज चल तो रही इट होती मेक्स है। सेंस कि हाँ। वो सिंस देन अगेन स्पॉइलर अलर्ट करने लगी जिन्होंने नहीं कमली देखी, डू वॉच इट, बट फॉर पीपल हु हैव, वो उसकी इमेजिनेशन का एक फ्रेगमेंट ही होता है ना, तो ऑफ कोर्स उसी ने उसका नाम भी रखा होगा। हाँ। ठीक है, तो इवन एंड में भी जिसमें आई थिंक सीन होता है जिसमें वो घर को आग लग जाती है, देयर इज लाइक अ पूल होता है या जो भी वाटर बॉडी वहां पे भी होती है, इट्स लाइक अ वेल और समथिंग, उसमें वो लेटी होती है, तो वो सारे जो पत्ते भी होते हैं मुमताज के फूल के सारे पेटल्स भी होते हैं वो गिरे होते हैं उसके ऊपर, तो वो जो फूल है उसकी क्या सिंबलिज्म है? फूल बेसिकली एक तो पहली बात सिंस इट्स लाइक ब्यूटीफुल येलो कलर, राइट? तो हाँ। वही अगेन जैसे हम न्यूना के ड्रेस Right, की right, बात करी हाँ, थी, हाँ। तो उसकी कलर ऑफ होप है, बिकॉज उसकी इतनी जो मैं अभी पहले बताया उसकी हाँ। लाइफ में मतलब देयर इज बैरननेस, कुछ हाँ, है ही कुछ नहीं, है ही राइट? तो नहीं, कोई उसके hope अंदर ही नहीं एक है। ही रूटीन है कि बस उसके अंदर ठीक है, ग्रे ऑफ होप है, ग्रे ऑफ हैप्पीनेस, उसके जो डिजायर्स हैं उसकी भी एक कोई उसको जगह मिली है उसके लिए, तो वो भी सिंबलाइज हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम जिसका कहा जाता है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं इनकी हीलिंग पावर्स भी हैं, इनको बहुत अच्छा। आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा राइट राइट मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते होते थे, तो एक वो भी चीज है कि उसके जो जख्म हैं उसके वो कहीं ना कहीं ये चीज हील भी कर रही है। तो आई थिंक ये बड़ा ही खूबसूरत है, मतलब आपको इतना अच्छा लगता है जब आप स्टोरीज में आप ये डेप्थ देखो। बिल्कुल है, और जिस तुम बता रही हो ना हीलिंग पावर्स, तो मुझे तो ये भी बल्कि अभी बैठे बैठे याद है कि उसमें वो बिल्ली का बच्चा भी तो होता है, वो जो सानिया सिर्फ का क्रिएटर होता है उसमें वो बिल्ली के बच्चे को पालती होती है, शी इज सो अटैच्ड टू इट। तो बेसिकली नेचर में ये सब चीजें आ जाती हैं। हाँ, कहीं animals पे अगर भी आपने बिल्कुल। परिंदों का इस्तेमाल किया है टू सिग्निफाई आइदर पीस और फ्रीडम, जैसे अगर आपने जी परिंदे उड़ा दिए, जैसे हमने अक्सर ड्रामों में देखा है जी पिंजरे से आजाद कर दें जी परिंदों को, तो ये तो एक बहुत नोन सा चलो सिंबल है ना, लेकिन इसी तरह के सिमिलरली अब सा ये है अमलताज के फूल, लेकिन सा येलो कलर जो है एट द सेम टाइम फियर को भी सिंबलाइज करता है, तो उसके अंदर जो एक खौफ का भी तो सारा एलिमेंट उनकी तरफ से होता है ना, सानिया सही का जो कैरेक्टर होता है, शी डजंट वांट टू लेट गो ऑफ हर, है ना, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट यूज ऑफ नेचर हुआ है यहाँ पे। नहीं, ब्रिलियंट है, और आई थिंक मतलब आई वुड रियली वांट कि इस तरह से क्या होता है ना कि जब आप इन चीज़ों को इस तरह इनकॉर्पोरेट करो, आप कहीं ना कहीं उन जगहों को, उन लोकेशंस को भी आइकॉनिक बना देते हो। बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ। अब डेफिनेटली ऐसा होता है कि जिस तरह से हम अगर खुदा मोहब्बत की भी हम बात करें, उसमें मतलब हाँ ठीक है नेचर एज सच नहीं है, लेकिन लैंडस्केप में जिस तरह आप कह सकते हो कि उन्होंने जो सारा टूम इस्तेमाल किया मुल्तान का जो टूम है, उसकी भी जिस तरह यही है कि अब एक वो आइकॉनिक बन गया, राइट? कि अच्छा भी ये टूम खुदा मोहब्बत वाला है, बिल्कुल, राइट? श्राइन जो है, एंड फॉर अब स्पेशली उसका- फॉर पीपल फॉर एग्जांपल हु आर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, लाइक हाँ, इंडिया में बिल्कुल, इतने लोग हैं हाँ। जिन्होंने खुदा मोहब्बत को देखा, उनको नहीं मालूम कि अच्छा यार यहाँ पे मुल्तान में लेट से ऐसा कोई मज़ार वगैरह है, मुझे भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो ड्रामाज में जब आप इस तरह की कोई जगह लेते हो ना, ठीक है, ना सिर्फ आप उनको आइकॉनिक बना दो, स्पेशली जब स्टोरी भी उनके बारे में हो, हर दूसरे ड्रामे में आप मज़ार दिखाते हैं, ठीक है ना, कैसे लोग मज़ार पे जा रहे हैं, वहाँ पे सारा कुछ, उसकी खास सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन खुदा मोहब्बत का सेंस वो एक स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा सूफिज्म का भी एलिमेंट उसके अंदर है, तो मुझे लगता है मज़ार यहाँ पे एक प्रॉपर लाइक सिंबल था, ठीक है, हाँ। वहाँ पे सेटअप अगर हुआ है तो इट मेक्स सेंस। हाँ, लेकिन इसी तरह देखें ना हमारा पाकिस्तान मतलब माशाल्लाह इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है, हाँ, राइट? इट्स लाइक अ वैरायटी ऑफ लैंड्स, बिल्कुल हर तरह की चीजें, और मतलब उसमें फिर अगर हम इस तरह अपनी लोकेशंस को अच्छे से इस्तेमाल करें, राइट, एक उसको नैरेटिव का हिस्सा बनाएं, जिस तरह से मुझे अब इस पॉइंट पे याद आ रही है फिल्म लुटेरा। अब उसके अंदर जो पूरा वो डलहौजी का उन्होंने बनाया होता है सेटअप के, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बहुत बर्फ पड़ती है, टाउन है वहाँ पे, कोई एक वो दरख्त पे पत्ते गिर रहे हैं, और मतलब जैसे उन्होंने वो एक दरख्त को लिया कि एज के हर दिन एक वो मौत के करीब जा रही होती है, सोनाक्षी सिन्हा का जो कैरेक्टर होता है, तो अब वो एक इतना एक वो ड्रीम तरह की चीज बन जाती है ना कि आपका दिल करेगा यार अच्छा आई ऑल्सो वांट टू विजिट दिस प्लेस, तो आई थिंक इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आपने मीडिया के थ्रू भी मतलब ना सिर्फ टूरिज्म वगैरह ऑफ कोर्स प्रमोट कर सकते हो अगर आप उनको स्टोरीज में अच्छे तरह से इस्तेमाल करो। आई नो इसका सिंबलिज्म से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन व्हाई नॉट, मतलब मीडिया में बिल्कुल है। और हाँ। अब जिस तरह मैं वही कह रही हूँ ना कि ऑब्वियसली ये सिंस एक बॉलीवुड फिल्म है, ऐसा लगान हम सबने देखी है, ठीक है। अब लगान में ऐसा था कि उनकी जंग ही बेसिकली नेचर के अगेंस्ट है, बारिश नहीं हो रही है, उनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, फिर ऑपरेशन अलग, तो दे आर नॉट ओनली ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट मगर दे आर आल्सो ऑप्रेस्ड बाय द नेचर इटसेल्फ, तो उनके लिए चैलेंज है। सिमिलरली टाइटैनिक हम सबने देखी है, ठीक है। टाइटैनिक में जो आइसबर्ग के साथ टकरा जाती है, सब तबाह हो जाता है, तो बेसिकली इसीलिए हुआ है ना कि जो वहाँ पे जो मेकर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं टाइटैनिक के, उनको तो भाई ये मैन का मार्वल है, ठीक है ना,
एंड नथिंग कैन बेसिकली ब्रेक दिस थिंग। तो वो जो सिग्निफाई करना है कि भाई नेचर के आगे आप बिल्कुल धरे के धरे ही हैं, तो वो फाइट अगेंस्ट नेचर या टेक है। तो मुझे नहीं लगता कि रिसेंट ड्रामाज में, हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में लाइक नेचर के अगेंस्ट कोई चीज है कि अच्छा अ पर्सन और यू नो अ स्टोरी कैरेक्टर उसके दे आर फाइटिंग अगेंस्ट नेचर। हाँ, आई थिंक एक ड्रामा बना था शायद सोनिया मोर सेन का, महारा, मोर महारा, हाँ। उसमें आई थिंक वाटर क्राइसिस से समथिंग रिलेटेड, लेकिन वो हमने सिर्फ देखा नहीं, मैं फॉलो नहीं किया, सो वी डोंट नो। लेकिन हाँ, आई रियली होप कि इस तरह की भी कुछ स्टोरीज लिखी जाएंगी। और बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज जो है बिल्कुल, अब हाँ। लाइक वो हम अभी भी उसे झेल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें फ्यूचर में भी उसके शायद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। तो इट्स वेरी रेलेवेंट टॉपिक, ठीक है, जहाँ नेचर इतनी खूबसूरत है वहाँ उसे खौफ भी आता है, ठीक है, बिल्कुल। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और आपको कितनी स्टोरीज मिल सकती हैं, आप कितनी चीजें कर सकते हो। ऑफ कोर्स मतलब आई एम श्योर एक नेचुरल कैलेमिटी को रिक्रिएट करना एक स्क्रीन के ऊपर, आई डोंट नो, हाँ, वी नीड दैट यू नो पावर ऑफ वीएफएक्स। हाँ, तो अभी शायद हमारे उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आई थिंक इंटेलिजेंटली किया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल। राइट। तो नहीं, इवन जैसा पुराने यार बहुत सारी आई एम श्योर हॉलीवुड में भी, लेकिन बॉलीवुड में फिल्म में स्टोरी टेलिंग के जरिए, गानों के जरिए हाँ, आप इतना ऑलरेडी बयान कर सकते हो कि यार अच्छा कोई क्लैमिटी है, जरूरी नहीं है कि आप यू नो इतना हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स ही दिखाएं। तो आई थिंक कोशिश अगर करें ना तो बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामा वही चार दीवारी में बनते हैं, नैरेटिव्स भी वैसे हैं, सिंबलिज्म की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना हाँ। आपको। तो हम तो खुद थक गए हैं यार कि अच्छा एक ही तरह की स्टोरीज, अब इस तरह की स्टोरीज को हमारा खुद का भी दिमाग लगता है, और ऑडियंस इंटेलिजेंट है, हम लोग इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। मैं तो आयशा, तुम्हें याद है हम लोग बताए थे फीबी की तरह हमें भी सब सिंबलिज्म समझ में आता है। I totally get symbolism. सो यस, इट्स अ रिक्वेस्ट टू आवर मेकर्स एज वेल कि हाँ। प्लीज हमें इस तरह की और इन डेप्थ स्टोरीज दें, ठीक है। हमें अच्छा लगता है इन चीजों को डिस्कस करना है, मैं टोटली नोटिस दीज थिंग्स, ठीक है। इसी तरह आई थिंक सिंबलिज्म, जैसा मैंने शुरू में बात की, मतलब कलर्स को आप ले लो, प्रॉप्स को ले लो, हमारी बाय द वे कुछ म्यूजिक वीडियोस भी हैं जिसमें नेचर का बहुत सा इस्तेमाल किया। मेरे दिमाग में रिसेंटली सुकून जो ड्रामा, सॉरी ड्रामा गई हूँ, गाना उन्हें आप पे कसूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गाने को ही लेके अब जब ड्रामा, वो ड्रामा ही बन गया है, तो अब क्या ही कह सकते क्योंकि हैं। उसी नाम का, उसी गाने को लेके नया ड्रामा जस्ट लाइक मुझे प्यार हुआ हाँ था। जी। अब उसके अंदर एक वाटर बॉडी के अंदर एक फिश की तरह यू नो वो सारा चल रहा होता है, गाना जितना फ्री फ्लोइंग, इट एक्चुअली मेक्स यू फील यू आर यू नो फ्लोटिंग इन वाटर, फ्री स्पिरिट किस्म का गाना है। लेकिन हाईली डाउट कि वो ड्रामा इतना फ्री स्पिरिट वाला होने वाला है, लेकिन जब आएगा तो लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर इट, ठीक है। हम देखते हैं कि उसमें क्या नेचर का सिंबलिज्म है, आयशा। बट टिल देन आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ड्रामास वी हैड। सो हाँ, ये थी हम लोगों की छोटी सी डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। सो वी रियली होप आप लोगों को ये डिस्कशन भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड इफ यू हैव एनी ड्रामा इन माइंड और एनी फिल्म दैट वी माइट हैव मिस्ड, सो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी तरह की ये फर्स्ट पार्ट है हमारी सीरीज का, भी हमने नेचर को डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंटली हम लोग कलर्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, एंड और भी सारी चीज़ों को। तो आप लोग भी हमें बताएं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो सिम्बलाइज करती हैं हमारे ड्रामाज में, तो हम उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर।